उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे हम। तो बताइए मुझे, व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? कितने साल के लिए चुना जाता है राष्ट्रपति को? मैम 6 ईयर। 5 ईयर। 5 ईयर के लिए, कितने वर्षों के लिए? 5 साल के लिए। 6 साल के लिए तो बेटा आपकी राज्यसभा के मेंबर्स को चुना जाता है 6 साल के लिए, 5 years. Who administered the oath of the office and the secretary to the president? कि प्रेसिडेंट को उसके पद की शपथ कौन दिलवाता है, ओथ कौन दिलवाता है? मतलब जब प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है तो प्रेसिडेंट पीएम को तो शपथ दिलवा देते हैं हमारे प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलवाता है, पता है किसी को? वाइस प्रेसिडेंट। आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का जो मुख्य न्याय अधिकारी होता है वही हमारे देश के राष्ट्रपति को अपॉइंटमेंट करवाता है। क्वेश्चन नंबर 3, छोटे छोटे क्वेश्चन है इस चैप्टर में। ऑन व्हाट ग्राउंड मे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस? किस आधार पर हम भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं, उसकी पोस्ट से हटा सकते हैं? कैसे हटा सकते हैं? क्या प्रस्ताव था वो? उसको कहा जाता है बेटा इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग। राष्ट्रपति के खिलाफ यदि इम्पीचमेंट लाया जाता है और वो दोनों हाउसेस में पास हो जाता है तो उस वक्त देश के प्रेसिडेंट को रिजाइन देना पड़ता है। तो क्या आंसर होगा इसका? बाय इम्पीचमेंट। क्लियर है? नंबर 4, हु हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा? लोकसभा को भंग करने की पावर किसके अंदर? कौन डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को? प्रेसिडेंट। लोकसभा को डिसॉल्व कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। राज्यसभा तो डिसॉल्व हो ही नहीं सकती, राज्यसभा तो परमानेंट बॉडी है। मैंने आपको बताया 2 साल के बाद उसके 1/3 मेंबर ऑलरेडी चेंज हो जाते हैं। राज्यसभा तो परमानेंट बॉडी है, लेकिन लोकसभा जो है परमानेंट बॉडी नहीं है, उससे बीच में भंग किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है, और उसको डिसॉल्व करने की पावर होती है प्रेसिडेंट के हाथों। किसके हाथों में होती है? प्रेसिडेंट के हाथों में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट हैज पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा। मेंशन एनी वन जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रेसिडेंट की कोई एक न्यायिक शक्ति के बारे में बताइए। क्या पावर होती है न्याय से संबंधित? एनीवन? बिना पेज चेंज किए बताएंगे मुझे। एनीवन? नमन यादव बताइए, कुछ बोल रहे थे आप। हम क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। मैम पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रेसिडेंट की एक न्यायिक शक्ति का वर्णन करना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो किसी की भी सभा को किसी के भी दंड को क्षमा कर सकता है, उसकी दंड की लिमिटेशन को कम कर सकता है, जो भी उसे सजा सुनाई थी ये रखी, या तो वो क्षमा कर देगा, खत्म कर देगा, माफ कर देगा, या फिर वो उसकी सजा को कम कर सकता है। ये सब परमिशन होती है, ये सब पावर होती है आपके प्रेसिडेंट के हाथों में। तो द प्रेसिडेंट हैज पावर, प्रेसिडेंट के पास पावर है टू ग्रांट पार्डन, वो उसे क्षमा कर दे, रिप्राइव या उसके दंड को कम कर दे, या रिमिशन ऑफ पनिशमेंट या उसके दंड को कुछ समय के लिए रोक दे, या फिर उसके दंड को कम कर दे, उसकी सजा को कम करना, सजा को रोक देना या उसे माफ कर देना। ये सब न्यायिक शक्तियां हमारे प्रेसिडेंट के हाथों में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द वाइस प्रेसिडेंट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस? वाइस प्रेसिडेंट को हम कैसे हटा सकते हैं उसके ऑफिस से? प्रेसिडेंट को तो हमने इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए बेटा इम्पीचमेंट का कोई प्रोविजन नहीं। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए हम इम्पीचमेंट का यूज नहीं करते। द वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव्ड a resolution of the राज्यसभा passed by a majority of its member। यदि राज्यसभा के मेंबर मेजोरिटी से एक प्रस्ताव पास कर दें कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है और एंड एग्री टू बाय द लोकसभा, और लोकसभा के द्वारा भी वो पास हो जाए, तो आपके उपराष्ट्रपति को उसकी पोस्ट से रिजाइन देना ही पड़ता है, और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट का कोई भी प्रोविजन नहीं है। Mention any 2 executive power of the President of India।
हमारे प्रेसिडेंट है उनकी दो एग्जीक्यूटिव पावर, कौन कौन सी पावर थी हमारे प्रेसिडेंट के पास? एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी शक्तियां, मतलब एक तो वो हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के, मैंने बताया आपको, वो भारत के प्रथम नागरिक है, भारत के हेड है, ठीक है। ऑल द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर निकलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देश की, इंडिया की गवर्नमेंट के, इशू द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के नाम से ही पास होते हैं, पहले लोकसभा में आते हैं, फिर राज्यसभा में। जब तक प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं होता है तब तक वो फाइनल नहीं होता, तो जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो सब प्रेसिडेंट के नाम पर ही। नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, वो यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासन का प्रशासन भी देखते हैं। अब जैसे स्टेट है तो स्टेट के अंदर तो सीएम है, लेजिस्लेचर असेंबली है जो उसका देखती है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज जो है वो राष्ट्रपति के अंडर आती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है दैट एवरी यूनियन टेरिटरी हैव बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट, कि हर एक यूनियन टेरिटरी पर प्रेसिडेंट का शासन, उसका रूल प्रेसिडेंट के अनुसार चलता है, ठीक है। ये दो प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर है, काफी सारी हैं, हमसे दो ही पूछी थी, हमने दो ही बताई है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द टू लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अब प्रेसिडेंट की दो लेजिस्लेटिव पावर, अभी हम देखो जुडिशियल पावर कर चुके हैं कि दंड को माफ करने की शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर कर चुके हैं कि सभी के सभी कानून जो है प्रेसिडेंट के नाम पर पास होते हैं, और उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरीज के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन भी, प्रशासन का जो काम है वो प्रेसिडेंट देखते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर कौन कौन सी है? कार्यपालिका की पावर, द प्रेसिडेंट हैज पावर टू समन एंड प्रोड्यूस बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। देखिए प्रेसिडेंट के पास पावर है कि सम्मन, वो बुला सकता है, या प्रोड्यूस द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट के दोनों ही सदनों को बुलाने का, या सभा को स्थगित करने का। स्थगित मतलब कुछ समय बाद कराई जाएगी, अभी पोस्टपोन कर दी गई वो सभा। ये सारा का सारा अधिकार प्रेसिडेंट के पास है, और उसके साथ साथ लोकसभा को डिसॉल्व करने का अधिकार भी प्रेसिडेंट के पास होता है। पॉइंट नंबर 2, एवरी बिल रिक्वायर द प्रेसिडेंट असेंस इन ऑर्डर टू बिकम एन एक्ट, हर एक एक्ट को, हर एक बिल को एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट के सिग्नेचर की जरूरत है। यदि प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं तो वो क्या है, वो एक्ट, वो जो बिल है वो एक्ट या कानून नहीं बन सकता। डिस्कस द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज द लीडर ऑफ द नेशन, कह रहे प्रधानमंत्री की भूमिका बताइए एक राष्ट्र के नेता के रूप में। हम प्रधानमंत्री को ही राष्ट्र के नेता के रूप में जानते हैं, तो ऐसा क्यों है? देखिए, द प्राइम मिनिस्टर इज रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ द नेशन, प्राइम मिनिस्टर को ही भारत के लीडर के नाम से जाना जाता है। द नेशन लुक टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर व्यूज ऑन एवरी सब्जेक्ट, क्योंकि राष्ट्र हर एक सब्जेक्ट के लिए, कोई भी मैटर क्यों ना आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, उसके लिए वो पीएम की तरफ ही देखता है। अभी देश में वैक्सीन नहीं आ रही, कोरोना काल चल रहा है, वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, लोगों को राशन उपलब्ध करवाया जाए, इन सबको लेकर लोगों की पीएम से ही एक आस बनी रहती है, एक होप होती है कि पीएम इस टाइप का कोई कानून निकालेगी। हर एक सब्जेक्ट को लेकर वो लोग किसको देखते हैं? प्राइम मिनिस्टर की तरफ ही देखते हैं। कंट्रीमैन एक्सेप्ट लीडरशिप फ्रॉम हिम, कंट्रीमैन जो देश के नागरिक है वो चाहते हैं कि पीएम उनका नेतृत्व करे। एट द टाइम द जनरल इलेक्शन होते हैं, आम सभा होती है, या आम इलेक्शन जब होते हैं, चुनाव का समय जब आता है, तो क्या होता है? इट इज द प्राइम मिनिस्टर फॉर अगेंस्ट होम द जनरल वोट, क्या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर के पक्ष में भी आम जनता वोट दे सकती है, या उसके विरोध में भी दे सकती है। वो देखती है कि उस पीएम ने उनके लिए कितना काम किया, तो वो उसके पक्ष में या विपक्ष में दोनों ही तरीके से वोट दे सकती है, उन पर कोई भी पाबंदी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द यूनियन ऑफ मिनिस्टर? कह रहे लेजिस्लेटिव फंक्शन, क्या क्या विधायक की शक्तियां होती हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। एक तो हो गई राष्ट्रपति की, हमने जुडिशियल पावर के डिस्कस किया, राष्ट्रपति की हमने एग्जीक्यूटिव पावर डिस्कस की, राष्ट्रपति की हमने लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। उसके साथ साथ हमने प्राइम मिनिस्टर को लीडर ऑफ द नेशन के रूप में देखा। अब हम बात करते हैं जितने भी मंत्री हैं, उन मंत्री की कौन कौन सी जो पावर होती है लेजिस्लेटिव। देखिए कौन कौन से काम करते हैं मंत्री। ऑल्दो द हाउसेज आर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट, कह रहे हैं ये तो आपको पता है कि हाउसेज तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही समन किए जाते हैं, बुलाए जाते हैं,
आपके प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर है कि दोनों हाउसेस को बुला भी सकते हैं और स्थगित भी कर सकते हैं। दोनों हाउसेस को बुलाने की पावर तो प्रेसिडेंट के पास ही है, लेकिन इनिशिएटिव इन दिस मैटर इज टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। लेकिन शुरुआत में वहां पर जो ये मैटर है वो कौन लेकर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर, यानी कि मंत्रालय से संबंधित ही मामले वहां पर आते हैं। तो मंत्रालय के पास यदि बहुत सारे इश्यूज उठ रहे हैं तो वो इस टाइप की सभा को बुला सकते हैं। The cabinet prepared the president's special address to the parliament। और जो कैबिनेट है, कैबिनेट मतलब मंत्री परिषद, जो मंत्रिमंडल है, तैयार करते हैं, एक ऐसी स्पीच को तैयार करते हैं जिसमें वो राष्ट्रपति को संबोधन देते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति उनकी सभा में आते हैं, राष्ट्रपति को संबोधन देने वाली स्पीच को बनाना आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स का ही काम है। नंबर 3, इन द मैटर ऑफ इश्यूइंग ऑर्डिनेंस, जब कोई ऑर्डिनेंस पास होना हो, मतलब जब दोनों ही हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा का कोई भी सेशन नहीं चल रहा होता, उस वक्त देश के प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकालते हैं। ठीक है, अब जब कोई ऑर्डिनेंस को निकालने का मैटर होता है तो प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। तो ऐसे समय में प्रेसिडेंट इन मिनिस्टर्स की सलाह लेते हैं। तो मिनिस्टर्स का काम हो गया प्रेसिडेंट को सलाह देना। नंबर 4, the cabinet may also move on amendment of the constitution। The cabinet also move on the amendment on the constitution। amendment मतलब संशोधन की तरफ। यदि कुछ चेंज करना है, संविधान में किसी प्रकार का चेंजेस चाहिए, कुछ ऐड करना है या कुछ पुराना रिमूव करना है, किसी भी प्रकार का चेंजेस करना है, तो मिनिस्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देख सकते हैं। वो संशोधन के प्रस्ताव को भी लोकसभा में ला सकते हैं। यदि वो प्रस्ताव पास होता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो जाता है। Number 5, more than 95% of the government bills are prepared by the minister। कह रहे हैं ज्यादातर जो गवर्नमेंट के बिल हैं, गवर्नमेंट के लगभग 95% जो बिल हैं वो मिनिस्टर्स के द्वारा ही प्रिपेयर किए जाते हैं। मिनिस्टर्स ही उन्हें लेकर आते हैं लोकसभा में, वो पास होते हैं और कानून बन जाते हैं। ये थी मिनिस्टर्स की पावर। अब हमने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा, बार बार पढ़ रहे हैं कि मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूनियन काउंसिल के प्रति, मतलब वो सब सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर? The council of the minister is collectively responsible to the house of people or the लोकसभा। लोकसभा के लिए सभी मंत्री एक साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वो लोगों के द्वारा ही चुने गए रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों ने ही उनसे चुनकर भेजा है, इसलिए वो सभी मिलकर हाउस के प्रति जिम्मेदार हैं। The minister are responsible to the लोकसभा not only as individual। कोई भी मिनिस्टर सिर्फ अकेला लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है, और बट ऑल्सो कलेक्टिवली, बल्कि वो सब मिलकर लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर एक अच्छी गवर्नमेंट को चलाना है तो सभी के सभी मिनिस्टर उसके लिए उत्तरदायी होने चाहिए। मेंबर्स ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं, स्विम एंड सिंक टुगेदर, वो एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। मतलब जब वो पावर में आए, मिनिस्टर बने तो एक साथ बने, और जब उनकी सरकार खत्म हो जाएगी तो एक साथ ही हो जाएगी। इसलिए लिखा दे कैन स्विम एंड सिंक टुगेदर, वो एक साथ ही तैरते और एक साथ ही डूबते हैं। व्हेन अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द कैबिनेट, जब किसी मंत्रिमंडल के द्वारा एक डिसीजन लिया जाता है तो एवरी मिनिस्टर हैज टू स्टैंड बाय इट विदाउट हेजिटेशन। तो हर एक मिनिस्टर को बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के उसको समर्थन देना ही होता है। अगर उसके समर्थन देने के मन में नहीं है तो भी उसे देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी मंत्री परिषद का फैसला है, किसी एक मिनिस्टर का इंडिविजुअल नहीं हो सकता। A minister that has lost confidence of the Lok Sabha must again, यदि ऐसा होता है तो वो जो मिनिस्टर है लोकसभा में अपने कॉन्फिडेंस को खो देगा और उसे वहां से रिजाइन देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? मेंशन एनी 4 मेथड बाय व्हिच द पार्लियामेंट इंश्योर द मिनिस्ट्रियल रिस्पांसिबिलिटी। कह रहे हैं ऐसे 4 मेथड बताइए, 4 की बजाय भी हमने 5 लिख दी है, 5 नंबर में यदि क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कोई 4 मेथड जिसके द्वारा पार्लियामेंट ये सुनिश्चित करती है कि मिनिस्ट्रियल रिस्पांसिबिलिटी, मंत्रालय की क्या क्या जिम्मेदारी है। मंत्री तो बन गए, पूरा मंत्रालय बन गया, बहुत सारे मंत्रियों से हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कोऑपरेटिव मिनिस्टर, इतने मिनिस्टर बना दिया। इस मंत्रालय की रिस्पांसिबिलिटी क्या क्या है? There are several methods, कई सारे ऐसे मेथड हैं by which the parliament ensure, जिसके
उसके द्वारा पार्लियामेंट इंश्योर करती है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मंत्री परिषद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू पुट टू मिनिस्टर क्वेश्चन विच शुड बी प्रॉपर्ली आंसर्ड, यदि किसी मिनिस्टर से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे उसका आंसर देना चाहिए। नो मिनिस्टर कैन अफोर्ड टू टेक अ क्वेश्चन लाइटली, कोई भी मिनिस्टर उस क्वेश्चन को लाइटली नहीं ले सकता। बिकॉज समटाइम इवन अ सिंपल इंक्वायरी, क्योंकि कभी कभी एक सिंपल सी इंक्वायरी भी लेड अनएक्सपेक्टेड वॉल्यूम ऑफ क्रिटिसिज्म एक बहुत बड़े आलोचना का कारण बन सकती है। इसलिए जब मिनिस्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके मामले के बारे में, उसे सीरियस होकर उस क्वेश्चन का सही सही आंसर देना चाहिए। Number 2, moving an adjournment motion for discussing on important matter that have urgent consideration, कह रहे moving an adjournment, स्थगित करने का प्रस्ताव। जब कोई ऐसा लगता है कि किसी इंपॉर्टेंट मैटर पर बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत है तो क्या दिया जाता है, उसको थोड़ा स्थगित कर दिया जाता है, थोड़ा रोक दिया जाता है ताकि उसके ऊपर अच्छे से विचार विमर्श कर लिया जाए। ये मंत्रियों का काम है। Moving cut motion when a financial matter under the consideration, जब कोई मतलब कोई फाइनेंशियल मैटर, कोई पैसे से संबंधित मैटर जब कभी आता है विचार के लिए तो उस पर कट मोशन, कटौती का प्रस्ताव लगाया जाता है। उनमें कुछ कम कर दिया जाता है, उनके सैलरीज को कम कर सकते हैं हम, या अपने फाइनेंशियल जो मैटर है, जिस भी मैटर को लेकर आया जा रहा है, कितना पैसा उसमें लग रहा है, उसमें कटौती करनी हो तो भी उसके लिए विचार की आवश्यकता होती है। मूविंग सेंसियर मोशन अगेंस्ट द इंडिविजुअल मिनिस्टर और अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर फॉर देयर फेलियर, कह रहे सेंसियर मोशन। अब सेंसियर मोशन का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा मुझे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसियर मोशन? एनीवन? कल ही पढ़ा था हमने इसके बारे में। सेंसियर मोशन होता है निंदा का प्रस्ताव। यदि किसी मिनिस्टर के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव पारित होता है, किसी एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, तो पूरा का पूरा मिनिस्टर का ग्रुप ही फेल हो जाता है काम में। ये नहीं कि वो एक ही मिनिस्टर अपने काम से फेल हुआ, अपने काम को सही से नहीं कर पाया, क्योंकि जो मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर एक काम के लिए। मूविंग आर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जब अविश्वास पत्र पास होता है, सच अ मोशन इज मूव्ड अ मेंबर और अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जब ये जो पास होता है किसी मेंबर या फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के द्वारा, इफ अ मोशन इज कैरिड, यदि इस प्रस्ताव को लाया जाता है, इट एम्प्लाई लॉस कॉन्फिडेंस, इसका मतलब है कि उन मंत्रियों ने अपने कॉन्फिडेंस को, अपने विश्वास को खो दिया, एंड द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन, वो गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही, अब से रिजाइन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने अपना विश्वास खो दिया है, उसके खिलाफ अविश्वास पत्र आया और वो पारित भी हो गया, लोकसभा के आधे से ज्यादा मेंबर ने उस पर सिग्नेचर भी कर दिया, तो पूरे के पूरे गवर्नमेंट को ही रिजाइन करना। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव मींस आपकी कार्यपालिका, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का वो ऑर्गन है व्हिच एनफोर्सेस लॉ, जो कि कानूनों को लागू करता है, मेड बाय द लेजिस्लेचर, जिसे लेजिस्लेचर ने बनाया, एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रशासन के काम को चलाता है। हु इज द नॉमिनल हेड एंड द रियल हेड ऑफ द कंट्री? ये तो बताएंगे आप, नॉमिनल हेड कौन है कंट्री का, नाम मात्र का शासक, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? मैम प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, वेरी गुड। नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट, इसमें हमसे पूछा नॉमिनल हेड, तो हमने लिखा नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या हेड ऑफ द स्टेट, हमारे देश का सबसे बड़े हेड है, एंड द रियल हेड होते हैं आपकी प्राइम मिनिस्टर, जो आपके प्रधानमंत्री है। पास ही पूरी की पूरी काम गवर्नमेंट को चलाने की शक्ति है, लेकिन प्रेसिडेंट सिर्फ नाम मात्र के ही अधिकारी। व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर? मिनिस्टर की 3 प्रकार की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? मिनिस्टर की भी 3 कैटेगरीज है। एक तो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए आपके, ठीक है, दूसरे आपके स्टेट के मिनिस्टर हो गए, और तीसरे आपके डिप्टी मिनिस्टर हो गए। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर, देयर आर द 3 कैटेगरीज ऑफ द मिनिस्टर। Who is the keystone of the cabinet arch? पूरे मंत्रालय का कीस्टोन, आधार स्तंभ कौन होता है? मंत्रियों का हेड। हेड कौन है? जो कि उनका प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर को जिन्होंने हेड बनाया था, प्राइम मिनिस्टर इज द कीस्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्च। लास्ट क्वेश्चन, हु आर द मेंबर ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव? यूनियन एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स कौन कौन होते हैं?
केंद्र की जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, कानूनों को लागू करने वाली है, उसके राज्यसभा। राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा तो है ही बेटा। मेंबर्स पूछे मैंने, उसमें कौन कौन से मेंबर्स आ गए? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर। एंड द अदर मिनिस्टर, बाकी सभी मिनिस्टर, ये सब यूनियन एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स। तो ये 17 क्वेश्चंस है, मैं अभी भेज दूंगी आपको ऐप में, आप इसे कंप्लीट कर लेना। इस एक्सरसाइज हो गई थी बेटा इसकी? यस बोलो। मैम। मैम चैप्टर 5 की नहीं हुई थी। चैप्टर 5 की एक्सरसाइज नहीं करी अभी? वो पूरा ही कहाँ हुआ है, अभी उसके एक पेज बच रहा है, कल करेंगे हम उसे। मैम पर आपने कहा था ना मैम आज आप चेक करोगी टेस्ट पेपर के बुक को। नोटबुक। किसकी चेक करूंगी? मैम जो आपने कल कहा था ना, आपने टेस्ट पेपर दिया था C46 पेज नंबर पे, हाँ वो भी करेंगे बेटा, वो भी करेंगे। कर लिया उसकी आप बुक लोगों पर। ने? मैम मेरे में आप लोगों बस ने टिक कंप्लीट कर टिक द नो मैम, मेरा टिक द करेक्ट में एक बाकी और फिल इन द ब्लैंक्स में दो में मुझे डाउट है। डाउट है? अच्छा कोई बात नहीं। पलक पायल, माइक ऑन करना। पलक यस मैम। बेटा सेक्शन A1 से, यस मैम। तो आपने तो मेरे से नोटबुक चेक करवा ली ना बेटा? यस मैम, मैम करवा ली। तो साथ में पायल क्यों लिखा हुआ है? पायल भी है। कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। मैम करते हैं। जल्दी करो। पारस मैम अभी दिखा रही हूँ। यस मैम। पलक और पायल मैम कैमरा ऑन नोटबुक करो। ढूंढ रहे हैं। कैमरा ऑन करो। अरे कैमरा तो ऑन करो। मैम कर लिया। पायल भी कहाँ कैमरा ऑन है आपका? ऑन नहीं है। मैम कर रखा है। अब अरे कैसे बोलते हो, अब करा है आपने? ठीक है। मैम नोटबुक अभी ढूंढ कर दिखा रहे हैं। पायल तुम्हारी नोटबुक चेक नहीं है, मेरे को नोटबुक चेक करवा देना आप कल। मैम अभी दिखा रहे हैं, 1 मिनट रुको। मैम लो देखो पीछे वाली दिखाओ। पसंद बताइए। मैम ये चैप्टर फर्स्ट है। दिखाओ। हाँ चेंज करो। मैम चेक है। मैम ये चैप्टर सेकंड आगे, है। हाँ आगे चलो। मैम चैप्टर थर्ड। यस आगे चलो, सिविक्स का। मैम सिविक्स चैप्टर फर्स्ट। तो दिखाओ। मैम सेकंड चैप्टर। 3 दिखाओ। ओके, 3 के और मैम टोटल ये कितने क्वेश्चन है? लास्ट पेज दिखाओ 3 का। मैम आप डेली क्लास क्यों नहीं अटेंड करते पायल? हाँ? पायल यस मैम। डेली अटेंड किया करो क्लास। ओके मैम। भविष्य था अभी यहाँ पर। मैम पलक विशाखा नाम से माइक ऑन करते करिए। हैं। मैम विशाखा क्या कह रहे हो बेटा? मैम पलक नाम से करते हैं। मैम 4-5 डेज हो गए। हाँ पलक नाम से तो करते हो, जब दोनों का नाम आएगा तभी तो मुझे पता चलेगा किस किसने कर रखा है। मैम दोनों करते हैं। ओके, विशाखा कहाँ है? विशाखा थी यहाँ पर, लीव कर दी। लीव कर दिया। पारस ज्योग्राफी में कितने करवाए हैं? ज्योग्राफी में 3 तक करवाए हैं। मैम ने फर्स्ट नहीं कर रखा, मैं आपको हम मैसेज कर देंगे, आप भेज देना मैम। सौरभ सेठी आप क्लास 2 के हो ना, इसके बाद चैप्टर 5 के बाद मैं अगेन चैप्टर 1 करवाऊंगी, तब कंप्लीट करना आप।
ओके मैम। सेक्शन A1 में ही करवाया था, ठीक है, आपको दोबारा करवा देंगे। ओके मैम। कल चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम उसके बाद चैप्टर 1 ही करेंगे। पारस, पारस, यस मैम। चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया बेटे? मैम हम जा सकते हैं? मैम 14 क्वेश्चन है ना? किसमें? बाकी बच्चे लीव कर लो क्लास। मैम चैप्टर 3 में जो आप कह रहे थे। बाकी बच्चे लीव कर लो, अभी मैं आपको काम भेजती हूँ 5-10 मिनट के अंदर, फिर कंप्लीट करो अपना वर्क। मैम जो ये काम है ये कल आप चेक करोगे ना? कल, हाँ कल कर लूंगी चेक, थोड़ा पढ़ाने के बाद चेक करूंगी। मैम ओके मैम। ठीक है, मैम। बोलो पारस, क्या कह रहे हो? मैम आपने वो चैप्टर 3 में सिविक्स के मैम 14 क्वेश्चन करवा रखे हैं ना? चैप्टर 3 में देखती हूँ बेटा, सिविक्स का चैप्टर 3। हाँ 14 क्वेश्चन है, फिर इम्पोर्टेंट नोट्स है। यस मैम। पूरा है काम? यस मैम। दिखा दे, अभिमन्यु लीव कर दे बेटा। बाय मैम। बाय। रजत, अभिमन्यु लीव कर दो बेटा, काम कंप्लीट करो, मैं भेज रही हूँ अभी। लीव करो। हमने काम कंप्लीट कर दिया था। क्या हुआ बेटा? र... किसका काम है ये, रजत का? दिखाओ। यस मैम। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, लाइट चली गई है। लाओ रजत, दिखाओ। लाओ